अस्सलाम वालेकुम। आज के हमारे लेक्चर का उन्वान है जी मुस्लिम दौर हुकूमत में बर सग़ीर में राइज तदरीसी तरीक़े। तो आज हम बर सग़ीर में जो मुसलमानों के दौर में तदरीसी तरीक़े पढ़ाए जाते थे तो उनको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ मदारिज तालीम जो थे वहाँ पे तो जैसे हमने पढ़ा था कि इब्तदाई तालीम, सानवी तालीम और आला तालीम, ये मुख्तलिफ़ मदारिज तालीम थे। 3 दर्जों में तकसीम किया गया था तालीम को। तो इन इब्तदाई दर्जों की वजह से, इन दर्जात की वजह से तालीम के जो है ना मुख्तलिफ़ तरीक़े तदरीस के वो अपनाए जाते थे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इब्तदाई तालीम में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता था। तो पहली बात यह है कि बच्चों को जब इब्तदाई तालीम दी जाती थी तो उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन या इदारा इस्तेमाल किया जाता था वो था मकातिब, यानी मकतब में बच्चे को तालीम दी जाती थी इब्तदाई तालीम। और उसके लिए इब्तदाई तालीम के लिए रस्म बिस्मिल्लाह की तकरीब मुनाकिद होती थी। बच्चे की उम्र जब 4 साल 4 माह और 4 दिन होती तो बच्चे को उस्ताद के सुपुर्द कर दिया जाता था और उस बच्चे के जो अज़ीज़ वक़ारब रिश्तेदार हैं वो भी मौजूद होते थे और सूरह अलग की इब्तदाई आयात पढ़ी जाती थी और सूरह फातिहा बच्चे को पढ़ाई जाती थी। तो इससे कहते थे रस्म बिस्मिल्लाह। तो इसके बाद जो है बाकायदा तालीम का सिलसिला भी शुरू हो जाता था। तो शुरू में बच्चे को लिखना, पढ़ना और इब्तदाई हिसाब सिखाया जाता था और उनको हरूफ तहज्जी और मुख्तलिफ़ उसकी जो सूरतें हैं उनकी पहचान करवाई जाती थी और मुख्तलिफ़ हरूफ तहज्जी को मिलाकर जो हरूफ बनते हैं उनको पढ़ने की मशक़ करवाई जाती थी। तो अकबर ने अपने दौर में लिखना पढ़ना एक साथ शुरू करने को रवाज दिया। उसने कहा कि पहले तो सिर्फ बच्चों को पढ़ाया जाता था और थोड़ा बहुत लिखाया भी जाता था, लेकिन बाकायदा तौर पे लिखना पढ़ने का जो रिवाज है वो अकबर के दौर से शुरू हुआ और मुसलसल मशक़ के बाद बच्चे के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती थी कि वो लिखने के साथ साथ पढ़ने के भी काबिल हो जाता था। तो इसके बाद दूसरा जो दर्जा है वो है सानवी और आला दर्जात में तदरीसी तरीक़े। तो सानवी और आला दर्जों में आम तौर पर जो राइज तदरीसी तरीक़े थे वो दर्ज ज़ैल थे। नंबर 1 था तकरीरी तरीक़ा, फिर इसके बाद दरसी किताब का तरीक़ा है, फिर बहस व मुबाहिसा का तरीक़ा और आखिर में गहरे मुताले का तरीक़ा भी है। तो अब हम इनको पढ़ते हैं कि तकरीरी तरीक़ा तदरीस क्या था उस दौर में। तो हिंदुस्तान के तकरीबन तमाम मदारिस में सानवी और आला तालीम के लिए ये तरीक़ा इस्तेमाल किया जाता था। राइजुल वक्त था तकरीरी तरीक़ा। तो इसमें होता क्या था कि प्रोफेसर साहब जो है जैसे आजकल लेक्चर देते हैं, इसी तरह असातिज़ा बच्चों को लेक्चर देते, तलबा अहम नुकात को नोट कर लेते थे, लिख लेते थे और उस्ताद जो है एक हल्का बना लेता था बस स्टूडेंट्स का, उसके दरमियान में ऊंची जगह पर बैठ जाता था और दर्स देता था और तलबा के जहन में जो सवालात उठते थे वो उनसे अपने उस्ताद से मौद के मुतालिक सवालात पूछते थे और जब लेक्चर मुकम्मल हो जाता तो उसके बाद उस्ताद जायज़ा भी लेता था कि उसका पढ़ाया हुआ मौज़ जो है वो बच्चों को समझ आया कि नहीं। तो उसके लिए वो सवालात भी पूछता जो कुछ पढ़ाया गया था उसमें से। इसके बाद दूसरा तरीक़ा जो राइजुल वक्त था उस वक्त वो दरसी किताब का तरीक़ा था। तो इसमें सबसे पहले असातिज़ा जो थे वो किताब की क़िराअत करते थे, तलबा गौर से सुनते थे, फिर तलबा को मौका दिया जाता कि वो ऊंची आवाज़ में किताब को पढ़ें और उस्ताद उनकी इमला की गलतियाँ निकालता, उनकी जो है तो पढ़ने में जो गलतियाँ होती हैं वो निकालता, उनकी तस्हीह करता। इसके अलावा मुश्किल अल्फाज के जो हैं मानी वगैरह वो बताए जाते, तशरीहात भी की जाती। तो बच्चे जो हैं वो बाकायदा सबक का मुताला करके आते थे और उनके सवालात बड़े जामे और मौजू के मुताबिक होते थे। तीसरा तरीक़ा गहरे मुताले का तरीक़ा था। तो इसमें क्या होता था कि उस्ताद जो है सबक पढ़ाने से पहले तालिब इल्म से कहता कि वो ख़ुद सबक जो है उसका घर से मुताला करके लें और क्लास में भी बैठ के उसको पहले पढ़े अच्छी तरह। तो इबारत और तर्जुमा की जानिब इसमें तरीक़ाकार में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। सबक में जो नए अल्फाज आते थे
لغت کی مدد سے ان کے معنی دیکھے جاتے تھے اور طلبہ سمجھنے کی کوشش کرتے تھے ان معنوں کو۔ تو یہ بار بار اس کو ریپیٹیشن بھی اس میں ہوتی تھی کہ اگر مسئلہ حل نہ ہوتا تو دوسری دفعہ کوشش کی جاتی یہاں تک کہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ گہرے مطالعہ کا یہ طریقہ آج کل بھی اعلیٰ درجے کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہترین ہے۔ اور چوتھا جو طریقہ ہے وہ ہے بحث و مباحثہ کا طریقہ۔ تو دوران تدریس سوالات اور جوابات ایک لازمی اور ضروری چیز ہے۔ مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثہ کے طریقے کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی رہی تھی۔ اس طریقہ میں معلم پڑھانے کے لیے کیا کرتا جی، پوری طرح خود تیار ہو کر آتا تھا، اور دوسری طرف طلبہ بھی محض خاموش سامع نہیں رہتے تھے بلکہ وہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے تھے، اور بعض اوقات یہ سوالات اور جوابات کا سلسلہ جو شروع ہوتا وہ بحث کی شکل اختیار کر لیتا اور گھنٹوں تک یہ سلسلہ چلتا۔ اس طرح جو ہے بحث و مباحثہ کا معیار بہت بلند ہوتا تھا۔ اعلیٰ معیار کے لیے یہ طریقہ نہایت کامیاب تھا۔ تو نیکسٹ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم پڑھیں گے مانیٹوریل سسٹم۔ اللہ حافظ۔